साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और ये नाइट सेशन है। नाइट सेशन में हम लोग प्रतिदिन 9:30 PM में एक क्वेश्चन आवर के साथ मिलते हैं। और आज के क्वेश्चन आवर में 8 सेक्शन का महत्वपूर्ण कुछ सवाल लेकर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं आज के 10 कदम। पूरी तरह से तैयार रहें, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दें, ऑप्शन पर ध्यान दें और ज्यादा से ज्यादा सही आंसर करने पर कार्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आवर जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का कुल 11 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी पैटर्न पर आधारित, जीरो लेवल से बीपीएससी लेवल तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हिस्ट्री का कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ है? अजमेर, लाहौर, आगरा, कहाँ और गाजियाबाद, चारों में कहां आंसर सही है? तो मैक्सिमम लोग को पता होगा। बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो है ये आगरा में है। और एतमाद-उद-दौला नूरजहां के पिता का नाम है और नूरजहां ने अपने पिता के याद में इस मकबरे का निर्माण कराया था। और इस मकबरे की विशेषता ये थी कि यह ऐसा मकबरा था जिसमें पहली बार पिट्रा डूरा का प्रयोग किया गया था, जिसमें संगमरमर और रत्नों को जड़ करके उसको कलाकारी और सजाने का कार्य का प्रारंभ किया गया यहां से। तो ध्यान रखना है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मकबरा है एतमाद-उद-दौला का, जो नूरजहां ने अपने पिता के याद में आगरा में निर्माण कराया। तो ध्यान रखना है, पहला का आंसर सी। दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में सबसे अंत में मिलने वाला नगर है। कौन नगर सबसे अंत में खुदाई में मिला? पहला है चांदहुद्रो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। कौन है जो सबसे अंत में खुदाई में प्राप्त हुआ? तो सबको पता होगा, बिल्कुल आसान, गलती यहां होने का कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर करें और ध्यान रखना है कि इसका आंसर डी है। ध्यान देना कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है और इसमें नगर प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नगर नियोजन जो वहां किया गया था उस समय वो बहुत ही विकसित, उस समय के विश्व में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं मिली जितनी हड़प्पा सभ्यता का विकास नगरीय सभ्यता के रूप में दिखाई पड़ता है। और जब खुदाई हुई तो सबसे पहला नगर हड़प्पा मिला था और उसके दौरान 7 नगर खोजे गए एक एक करके। शुरुआत में 6 नगर और सबसे अंत में धौलावीरा मिला। तो ध्यान रखना है। अब ध्यान दें तो चांदहुद्रो की खुदाई जो की गई थी वो 1931 में, कालीबंगा का 1961 में और लोथल का 1953 में, और जबकि सबसे अंत में धौलावीरा 1990 में। और इस तरह से खुदाई करके 7 नए नए नगर का पहचान किया गया हड़प्पा सभ्यता में। और इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा एक पूर्ण विकसित नगर नियोजन प्रणाली का एक अद्भुत उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि 1990 में सबसे लास्ट में धौलावीरा मिला। तो ध्यान रखना, धौलावीरा गुजरात के क्षेत्र में है, लोथल भी गुजरात के क्षेत्र में है, चांदहुद्रो लड़काना पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान के क्षेत्र में। तो इस प्रकार से चारों नगर के बारे में आपको ध्यान रखना। इसके अलावा 3 और नगर की खोज हुई थी जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस खुदाई में सबसे अंत में मिलने वाला नगर कौन? तो धौलावीरा। आगे चलें तो एक क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास से बहुत इंपॉर्टेंट कि रणजीत सिंह ने अपनी धार्मिक राजधानी कहां बनाया। तो रणजीत सिंह सिख जो आंदोलन पढ़ते हमले, उसी में सिख आंदोलन के अंतर्गत रणजीत सिंह का नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, लघु नेपोलियन कहा गया है इनको। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो उसमें पूछा गया कि धार्मिक राजधानी कहां था? लाहौर में, पेशावर में, अमृतसर में, पटना साहिब में। तो ये चारों शहर सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें रणजीत सिंह एक बहुत ही प्रभावशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। आपको पता होगा कि जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है तो सिख समुदाय 12 मिसल में विभाजित हो जाता है। और उसी में से एक मिसल रणजीत सिंह का सुकरचकिया मिसल, और सुकरचकिया मिसल से रणजीत सिंह एक बड़े प्रभावी राजा के रूप में विकसित होते हैं। और इन्होंने धीरे धीरे सिख साम्राज्य को बढ़ाया और सिख साम्राज्य को बढ़ा करके साम्राज्य को 4 भाग में विभाजित किया, लाहौर, पेशावर, अमृतसर और कश्मीर। और इसमें से 2 राजधानी का निर्माण किया था। आपको पता होगा कि लाहौर जो है रणजीत सिंह को जमान सिंह ने, जमात
सिंह ने दिया था इनको तोप लौटाने के तौर पर, क्योंकि जमान शाह जो लौट रहा था, तोप उसकी गिर गई थी नदी में और उसको रंजीत सिंह निकाल करके जमान शाह के पास पहुंचा दिया था और उसी से खुश होकर लाहौर दे दिया और लाहौर से ही इन्होंने शुरू किया अपना राजनीतिक कैरियर। और ध्यान रखना है कि सबसे पहले लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया और धार्मिक राजधानी के रूप में अमृतसर को स्थापित किया। आज भी जानते होंगे सिखों के लिए अमृतसर एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। यही स्वर्ण मंदिर है जहां पर सिख लोग जाते हैं और पटना साहिब तो इंपॉर्टेंट स्थल है ही सिखों के लिए, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है ये। तो ध्यान रखना है कि रणजीत सिंह के लिए दो राजधानी, लाहौर राजनीतिक राजधानी और अमृतसर धार्मिक राजधानी। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलें तो ईवीएम का प्रयोग कर पूरा चुनाव करने वाला या कराने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन है, जहां पर पूर्ण रूप से ईवीएम से चुनाव पूरी तरह से कराया गया? केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान। कहां पहली बार पूर्ण ईवीएम से चुनाव हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आज ईवीएम चल रहा है पूरे देश में, इसके लिए पूछा गया कि पहला राज्य कौन था। तो ध्यान रखना है कि ये कार्य सबसे पहले पूर्ण रूप से गोवा में किया गया था। पूर्ण रूप से मतलब गोवा के सभी कंस्टिट्यूएंसी में ईवीएम से प्रयोग करके चुनाव कराया गया, जबकि प्रयोग ईवीएम का सबसे पहले 1982 में ही केरल में हुआ था, लेकिन कुछ ही जगहों पर हुआ था, पूरे राज्य में नहीं हुआ था। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में कुछ कुछ जिलों में कराया गया, लेकिन फाइनली गोवा में सभी जगहों पर एक साथ ईवीएम से वोटिंग कराने का कार्य पहली बार भारत में किया गया। अगर ये पूछता कि ईवीएम का पहला प्रयोग किस राज्य में हुआ, तो आंसर केरल होता, लेकिन पूरे राज्य में कराने का श्रेय गोवा को जाता है। तो ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है। आगे चलें तो पांचवा सवाल कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने के लिए संसद में कितना बहुमत अनिवार्य है? कितना बहुमत होना चाहिए महाभियोग लगाने के लिए? तो न्यायाधीश को हटाने का तरीका कि या तो वो खुद इस्तीफा दे दें या उन पर कोई आरोप लग जाए भ्रष्टाचार का, तो महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग अगर पास हो जाता है संसद में तो उनको त्याग करना पड़ता है, पद से हटना पड़ता है। तो ये महाभियोग लगाएगा संसद, तो संसद में कितना बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत से हो जाएगा, 1/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है कि महाभियोग जब भी लगेगा तो संसद में 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। मतलब जितना है सीट उसका 2/3 बहुमत अगर है संसद में, तभी महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग लगा करके न्यायाधीश को पद से मुक्त किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना है 2/3 बहुमत। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि बिना निर्वाचन के कोई मंत्री कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? मतलब कोई विधानसभा चल रहा हो, विधानसभा में कोई मंत्री बन गया, ऐसा व्यक्ति जिसने चुनाव नहीं लड़ा हो और बिना जीते उसको मंत्री बनाया गया। ऐसा होता है कि किसी विशेष क्षेत्र के विद्वान को या विशेषज्ञ को मंत्री बनाती है कैबिनेट या जो उसके मुखिया होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो। तो अगर कोई मंत्री बन गया है बिना चुनाव के, तो कितने दिनों तक वो मंत्री रह सकता है बिना निर्वाचन के? ऑप्शन है 12 माह, 6 माह, 3 माह, 5 साल। कितने दिनों तक? तो अगर कोई बिना चुनाव के मंत्री बन रहा है, मंत्रिमंडल उसको जगह दिया गया है, तो ऐसा पद पर सिर्फ 6 माह तक रह सकता है और 6 माह के दौरान उसको चुनाव लड़ना होगा और चुनाव लड़ करके जीतना होगा कहीं ना कहीं से, तभी वो मंत्री पद पर बने रह सकता है। अगर वो निर्वाचित नहीं होता है 6 माह के दौरान, तो उसको पद से हटना पड़ेगा या पद का त्याग करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े, बिना निर्वाचन के मंत्री बनेगा तो 6 माह तक उस मंत्री पद पर रह सकता है। 6 माह के दौरान उसको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना होगा और लड़ करके चुनाव जीतना होगा, तब जाकर के वो उस पद पर बने रह सकता है। तो ध्यान रखना है कि 6 माह। आगे व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति से सवाल है कि श्वेत क्रांति कितने चरण में संपन्न हुआ? तो श्वेत क्रांति के बारे में हमने क्लास लिया था ज्योग्राफी में कि व्हाइट रिवॉल्यूशन जो वर्गीज कुरियन के देन है और वर्गीज कुरियन ने भारत को दूध उत्पादन में विश्व में पहला स्थान दिलाने का काम किया। और यह काम कितने चरण में हुआ? 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में, 4 चरण में? कितना चरण में? तो आंसर 3 चरण में। हमने बताया था कि 1965 में NDDB का गठन हुआ था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का, और 1970 में वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में ये क्रांति शुरू हुई और 1970 से 1980 तक पहला चरण था
1980 से 85 तक दूसरा चरण था और 85 से 96 में तीसरा चरण था। और इस प्रकार से 3 चरण आते आते भारत दुनिया का दूध उत्पादन में विश्व का पहला देश बन गया। तो 3 चरण 70 से 80, 80 से 85 और 85 से 96। तो ध्यान रखना, बार बार पूछा जाएगा व्हाइट रेवोल्यूशन, दूध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे चलें तो 8वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से कि ग्रीष्म ऋतु में आम्र वृष्टि के लिए बहने वाली हवा की उत्पत्ति कहां से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से, अरब सागर से, भूमध्य सागर से। कहां से यह हवा आती है जो आम्र वृष्टि करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि कहां से हवा उठती है। तो पढ़े होंगे जब जलवायु पढ़ते हैं भारत के भूगोल में, तो जलवायु में ग्रीष्म ऋतु की बात होती है और ग्रीष्म ऋतु में एक वर्षा होती है जिसको आम्र वृष्टि कहा था। वृष्टि मतलब वर्षा, आम मतलब आम होता। तो एक वर्षा जो आम के फसलों को लाभ पहुंचाए या आम का उत्पादन बढ़ा दे, ऐसे वर्षा को आम्र वृष्टि कहा जाता है। ये हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। और ये ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं कि ये जो वर्षा होती है ग्रीष्म काल में होती है। और ये भारत है ऐसे, तो भारत में ये 2 तरह से चक्रवाती है, एक बंगाल की खाड़ी में इधर से हवा और एक हवा इधर से। और जब इधर से हवा आती है तो ये हवा 2 भाग में बंटती है, एक जाती है कर्नाटक के क्षेत्र में और एक जाता है केरल के क्षेत्र में। ऐसे तो केरल में चूंकि आम का मौसम होता है उस समय और यहाँ पर वर्षा होती है तो आम को काफी लाभ होता है, आम पकने लगता है। कर्नाटक में यहाँ फूल की खेती हो रही होती है तो ये फूल के खेत को फायदा देता है। बंगाल की खाड़ी से जब हवा चलती है ग्रीष्म काल में तो एक हवा जाती है पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में और एक हवा चली जाती है इधर आसाम के क्षेत्र में। और आसाम के क्षेत्र में इस समय चाय की खेती हो रही होती है, तो यहाँ चाय की वर्षा, यहाँ फूल की बौछार और यहाँ आम्र वृष्टि। तो केरल में आम्र वृष्टि, कर्नाटक में फूलों की बौछार, बंगाल की खाड़ी में काल बैसाखी और पूर्वोत्तर भारत में असम के क्षेत्र में चाय की वर्षा। 4 तरह की वर्षा सब गर्मी में हो रहा है। यहां से होगा ये बंगाल की खाड़ी की है और इधर से होगा तो अरब सागर की है। तो ये क्या हो रहा है, केरल में आम्र वृष्टि हो रहा है। और केरल में आम्र वृष्टि किससे, तो अरब सागर से। तो आंसर क्या होगा, अरब सागर से हवा चलती है, ये ध्यान रखना। आगे चलें तो 9वां सवाल कि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन या निकाला जाता है कहां से। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम अभी कहां से भारत एक्सट्रैक्ट कर रहा है, क्रूड ऑयल, ये पूछ रहा है। क्या होगा आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेट्रोलियम मिनरल रिसोर्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहला है डिगबोई, दूसरा अंकलेश्वर, तीसरा मुंबई है, चौथा मोटान। कहां से निकाला जा रहा है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो वर्तमान में उत्पादन हो रहा है मुंबई हाई से। मुंबई हाई अभी हमने बनाया था ऐसे, ये भारत है तो ये अरब सागर, यहां पर मुंबई हाई है। यहां मुंबई से लगभग 175 किलोमीटर दूर और यहीं पर ओएनजीसी काम करती है, यहीं से पेट्रोलियम निकालती है समुद्र से, जिसकी खोज जापान के सागर सम्राट जहाज ने किया था। जबकि भारत में पहला जो उत्पादन हुआ था यहां से आसाम में, जिसको डिगबोई कहा जाता है। तो पहला अगर पूछता तो डिगबोई होता कि पहला सबसे पहले कहां निकाला गया। अंकलेश्वर गुजरात क्षेत्र में है, यहां पर अहमदाबाद के पास, ये ध्यान रखना। तो अंकलेश्वर गुजरात में है, यहां भी पेट्रोल निकाला जाता है। और मोटान आसाम के क्षेत्र में, मोटान, डिगबोई, रुद्रसागर, लगभग ये लंबा क्षेत्र है जहां से पेट्रोलियम निकलता है। तो पहला पूछता तो डिगबोई, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो ये अरब सागर में स्थित मुंबई है। तो ये ध्यान रखना है कि आंसर इसका क्या होगा, मुंबई है। 10वां इकोनॉमिक्स से एक सवाल है कि अखबार में प्रयोग होने वाला पद ईसीबी का पूरा रूप है। ईसीबी अक्सर चर्चा में रहता है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या बिजनेस पेज पढ़ेंगे पेपर में तो ईसीबी लिखा रहेगा। तो कह रहा है वो ईसीबी किसके लिए आता है। पहला है यूरोपियन एसेंशियल कॉमर्शियल बैंकिंग, यूरोपियन क्रेडिट ब्रोइंग, एक्सटर्नल क्रेडिट फॉर बिजनेस या एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। कौन है ईसीबी का फुल फॉर्म, तो ई फॉर एक्सटर्नल, सी फॉर कॉमर्शियल और बी फॉर बोरोइंग। इसको कहते हैं बाह्य वाणिज्यिक उधार, मतलब बाहर से उधार लेने की प्रक्रिया, चाहे वो लोन हो या कोई कर्ज हो या बैंक ऋण हो। ये क्या है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है कि हमको पता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बाहर से उधार ले लेंगे पैसे को, चाहे वो बैंक से लें या किसी से ऋण ले लें, लोन ले लें। तो ये सब क्या है, बोरोइंग है, उधार है।
और ऐसे टर्म के लिए जब उधार लिया जाता है बैंकों से या किसी तरह से, तो इसी को एक टर्म के रूप में इसी प्रयोग होता है जिसको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, बाह्य वाणिज्यिक उधार। ये ध्यान रखना है। 11 नंबर या लास्ट सवाल है, इनमें से कौन एक वैश्विक शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक नहीं है? इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं, जहां पर शेयर का सूची जारी होता है कि कौन शेयर उतार चढ़ाव हो रहा है, किसका दाम बढ़ा, किसका दाम घटा, और इसके द्वारा बहुत लोग शेयर बाजार में काम करते हैं। और दुनिया में हर देश का अपना अपना शेयर बाजार है, और विश्व स्तर पर कुछ शेयर बाजार बहुत नामी है। तो कह रहा कि कौन ऐसा है जो इसमें एक शेयर बाजार का सूचकांक नहीं है? पहला है नास्डैक, दूसरा है सेबी, तीसरा है डाउ जोन्स और चौथा है कोस्पी। कौन है जो एक शेयर बाजार का सूचकांक नहीं है? तो आंसर जो होगा ये सेबी होगा। डाउ जोन्स और नास्डैक, ये डाउ जोन्स और नास्डैक दोनों अमेरिका का एक शेयर बाजार है, यूएसए का। जैसे भारत का निफ्टी है या सेंसेक्स कहते हैं भारत का, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको सेंसेक्स कहा जाता है और निफ्टी भारत का स्टॉक एक्सचेंज है। उसी तरह से अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज उसका एक का नाम नास्डैक और दूसरा का डाउ जोन्स, जबकि सेबी जो है भारत में SEB के नाम से, BI के नाम से जाना जाता था, इसको सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको। और ये जो है 1992 में इसका गठन हुआ। और ये करता क्या है? तो ये शेयर बाजार का सूचकांक तो नहीं है, लेकिन शेयर बाजार का नियामक बॉडी है। मतलब क्या कि शेयर बाजार में कोई धोखा ना हो जाए, आप शेयर खरीद तो आपको कोई ठग ना ले, किसी तरह का फ्रॉड ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने एक बोर्ड का गठन कर रखा कि जो भी होगा वो निगरानी में होगा और शेयर बाजार में किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसके लिए एक नियामक बॉडी के तौर पर सेबी का गठन किया जाता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये नाम भी पूछता है कि सेबी का फुल फॉर्म बता। जबकि कोस्पी जो है ये कोरिया का स्टॉक एक्सचेंज का नाम। तो हर देश का हमने कहा नाम है, तो नास्डैक और डाउ जोन्स बार बार पूछता है कि नास्डैक कहां की स्टॉक एक्सचेंज? तो अमेरिका के, डाउ जोन्स अमेरिका के, कोस्पी कोरिया के, जबकि सेबी भारत में एक शेयर बाजार का नियामक बॉडी है जो शेयर बाजार को रेगुलेट करता। तो यही था 10 कदम। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों का सभी सवाल सही होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शुभ रात्रि, गुड नाइट। बोलिए एक बार जय हो मैया की। थैंक यू।